नमः। नमस्कारः। आज अपठितावबोधनम इस क खंड के अंतर्गत मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूं संस्कृत अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करने का तरीका। मार्च का महीना आने वाला है और प्रायः 7वीं से लेकर उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी संस्कृत अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न कभी 5 नंबर के और कहीं 10 नंबर के आते ही हैं। तो आज 10th संस्कृत के एक मॉडल पेपर के आधार पर हम एक संस्कृत अपठित गद्यांश को लेकर यह जानेंगे कि इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करें। और इस वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर अंत तक सावधानी से देखते हैं तो निश्चित रूप से अपठितावबोधनम का जो प्रश्न है, चाहे वो 5 नंबर का हो चाहे 10 नंबर का, उसमें आप अपने 100% अंक पक्के कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। एक उदाहरण के लिए हमें एक प्रश्न पत्र उठाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ कक्षा 10वीं का सीबीएसई का जो आदर्श प्रश्न पत्र 2022-23 के लिए निर्धारित किया गया है या 22-23 के लिए जो भेजा है सीबीएसई ने, उस प्रश्न को हम यहाँ पर लेते हैं। देखिए, यह आदर्श प्रश्न पत्रम 2022-23 कक्षा 10वीं संस्कृतम कोड संख्या 122। प्रश्न पत्र का स्वरूप प्रायः सभी बोर्ड परीक्षाओं में ऐसा ही होता है, जिसमें क खंड के अंतर्गत अपठितावबोधनम का 10 अंकों का या किसी बोर्ड में 5 अंकों का एक प्रश्न आता है। उसके बाद ख खंड में रचनात्मक कार्य 15 अंकों के, ग खंड में अनुप्रयुक्त व्याकरणम 25 अंकों का और घ खंड में पठितावबोधनम 30 अंकों का आता है। अर्थात इस तरह के प्रश्न आते हैं, थोड़े बहुत फेरबदल के साथ। प्रायः सभी बोर्ड की परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम केवल क खंड पर बात कर रहे हैं। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करने का तरीका हम यहाँ पर भली भांति जानेंगे। अपठितावबोधनम के अंतर्गत सभी बोर्ड की परीक्षाओं में या प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः एक गद्यांश आता है जो 80 से 100 शब्द परिमित होता है, माने 80 से 100 शब्द वाला होता है। कभी कभी एक सरल कथा भी आती है। अब कक्षा के हिसाब से अगर छोटी क्लास है तो ये 80 से 100 शब्द परिमित ना होता हुआ थोड़ा छोटा हो सकता है, और अगर बड़ी कक्षाएं हैं या प्रतियोगी परीक्षाएं हैं तो ये गद्यांश बड़े आकार का भी हो सकता है, जिसमें लगभग 4 तरह के प्रश्न आते हैं। एक प्रकार होता है एक पदेन, माने हमें एक पद में उत्तर देना होता है। दूसरा प्रकार होता है पूर्ण वाक्यन, जिसमें हमें प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने होते हैं। तीसरी तरह का प्रश्न होता है शीर्षक लेखन, जिसमें हमें उस अनुच्छेद को एक अच्छा सा शीर्षक, उपयुक्त शीर्षक देना होता है। और चौथे प्रकार के प्रश्न होते हैं अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्यम, अर्थात उस अनुच्छेद पर आधारित शब्दों के भाषिक तत्वों को हमें जानना होता है। वो भाषिक कार्य के लिए कौन कौन से तत्वों पर प्रश्न आता है। तो देखिए, वाक्य में कर्तृ क्रिया पद चयनम, माने एक वाक्य आपको दिया होगा जिसमें से आपको कर्ता का चयन करना होगा या क्रिया को पहचानना होगा या कर्ता को पहचानना होगा। इसी तरह कर्तृ क्रिया अन्विति आपको आनी चाहिए कि कर्ता और क्रिया की अन्विति मतलब किस कर्ता के साथ कौन सी क्रिया लगती है, ये जानकारी अगर आपको होगी तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तीसरा होता है विशेषण और विशेष्य का चयन, माने विशेष्य दिया है तो उसका विशेषण पहचानना और विशेषण दिया है तो उसका विशेष्य पहचानना। और पर्याय और विलोम पद का चयन, मतलब एक पद दिया होता है और पूछते हैं कि इस अनुच्छेद में इस पद का विलोम शब्द कौन सा प्रयुक्त किया गया है, या इस अनुच्छेद में इस शब्द का ये कौन सा पर्याय दिया गया है, कौन सा पर्याय प्रयुक्त किया गया है। और ये जो सारे भाषिक कार्य के तत्वों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, ये बहुविकल्पात्मक होते हैं, अर्थात 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, 4 विकल्प दिए होते हैं और उनमें से आपको एक विकल्प का चयन करना होता है। अभी जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे
तो उस अनुच्छेद को पढ़ते समय हम ये बात बारीकी से जानेंगे कि हम कर्तृ क्रियापद का चयन कैसे करें, कर्तृ क्रियापद की अन्विति कैसे करें, हम विशेषण और विशेष्य को कैसे पहचानें, और पर्याय पद और विलोम पद का चयन हम कैसे करें, उसकी कुछ ट्रिक्स भी हम जानेंगे। इसलिए इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। अब हम देखते हैं कि ये अंक विभाजन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं वो दो आते हैं। देखिए यहाँ पर द्विवचन में है, अति लघुत्तरात्मकौ प्रश्नौ द्वौ। दो प्रश्न आते हैं। सीबीएसई बोर्ड में 9th में भी 10th में भी एक एक नंबर के दो प्रश्न आते हैं। पूर्ण वाक्यात्मकौ, पूर्ण वाक्य वाले जो प्रश्न हैं वो दो दो नंबर के दो हमें हल करने होते हैं। तो इस तरह से 2 और 4 ये 6 अंक हो गए। और एक शीर्षक लिखना होता है, अच्छा सा उपयुक्त शीर्षक उस गद्यांश पर, वो आता है 1 नंबर का। और ये अभी जो हमने विकल्पात्मक प्रश्नों पे बात की, भाषिक कार्य के लिए जो तत्व हैं उन पर आधारित जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न आते हैं वो 3 प्रश्न हमें हल करने होते हैं, और वो 1-1 नंबर के 3 प्रश्न होते हैं। तो आइए अब हम अनुच्छेद को देख करके अच्छी तरह जानें कि इन प्रश्नों को हम कैसे आसानी से हल करें। और हमें अगर उस सरल कथा का या उस गद्यांश का अर्थ भी समझ में नहीं आया है तो ऐसी कौन सी हम ट्रिक्स लगाएं कि हमारे उत्तर सही हो जाएं। देखिए यहाँ पर विषय परिवर्तन करते हुए मैं एक विशिष्ट बात आपको बताने जा रही हूँ, महत्वपूर्ण बात, कि प्रश्न पत्र के ऊपर एक सामान्य निर्देश दिए होते हैं। उन निर्देशों का भी, हम कोई सी भी परीक्षा दे रहे हो, हमें उन निर्देशों को बिल्कुल सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखिए पहला निर्देश है कि मैं हिंदी इसका बोल रही हूँ कि कृपया भली भांति यह परीक्षण करें कि इस प्रश्न पत्र में 11 पृष्ठ मुद्रित है। तो जैसे ही हमारे हाथ में प्रश्न पत्र आता है हमें फटाफट पलट के देख लेना चाहिए कि 11 के 11 प्रश्न हमारे मुद्रित हैं कि नहीं, कोई कागज खाली तो नहीं है, या कोई ऐसा तो नहीं है कि 11 की जगह हमको कम ही पृष्ठों का पेपर मिला है तो हम इसको तुरंत बदलवा सकते हैं। दूसरा है कि कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 18 प्रश्नाः सन्ति। ये सीबीएसई के 10th के सामान्य निर्देश हैं, 10th के प्रश्न पत्र के। वो कह रहे हैं भली भांति ये भी हमें परीक्षण करना चाहिए कि इस प्रश्न पत्र में 18 प्रश्न हैं, तो हम क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 हम प्रश्नों को भी चेक कर लें अपने प्रश्न पत्र को देख करके। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है, वैसे होता नहीं ऐसा, पर कभी रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रश्न आपके हाथ में हो ही नहीं और कुछ प्रश्न डबल छपे हुए हो। तो ऐसी परिस्थिति में भी आप अपने इन्विजिलेटर से अपना प्रश्न पत्र चेंज करा सकते हैं, बदलवा सकते हैं। और ये सामान्य निर्देश भी हमें पढ़ लेना चाहिए कि 4 खंड है इस प्रश्न पत्र में, सभी उत्तर, प्रत्येक खंड के उत्तर को एक स्थान पर क्रम से लिखना चाहिए। उत्तर लिखने के पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखना चाहिए, प्रश्न का क्रमांक प्रश्न पत्र के अनुसार ही लिखना चाहिए, और सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही लिखने हैं, और प्रश्न के निर्देश जितने भी हैं वो ध्यान से पढ़ने। ये बात मैं आपको केवल संस्कृत के पेपर के लिए नहीं बता रही हूं, आप किसी भी तरह की कोई सी भी परीक्षा देने के लिए जाएं तो सबसे पहले सामान्य निर्देशों को अवश्य पढ़ें। तो देखिए, अपठितावबोधनम के अंतर्गत आपके समक्ष उसी मॉडल पेपर का पहला प्रश्न प्रस्तुत है। हम ये पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। ये अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि, दिए गए प्रश्नों के उत्तर, माने नीचे जो इसके प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के उत्तर संस्कृतेन लिखत, संस्कृत में लिखिएगा। लिखतम लिखत बहुवचन में, कि संस्कृत में लिखिए। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ करते हैं। देखिए, पुरा माने प्राचीन काल में अस्माकं देशे बहवः प्रसिद्धाः राजानः अभवन्। प्राचीन काल में हमारे देश में बहुत सारे प्रसिद्ध राजा हुए। तेषु, उनमें दुष्यंतः नाम एकः नृपः आसीत्। दुष्यंत नाम का एक राजा था। तस्य भार्या शकुंतला, उनकी पत्नी शकुंतला ने आश्रम में पुत्रम अजनयत, पुत्र को जन्म दिया। तस्य नाम भरतः आसीत्, उसका नाम भरत था।
भरतः शैशवावस्थायाम अपि, देखिए यहाँ पर शैशवावस्थायाम, एक यहाँ पर वर्ब मिसप्रिंट है, वो हम लगा लेते हैं, ये सब भी हमें ध्यान रखना होता है। शैशव अवस्थायाम अपि माने बाल्यकाल में ही, बाल्यकाल में भी, अपि माने भी, आश्रम में सिंह शावकैः सह, सिंह शावकों के साथ, सिंह के शावक माने शिशु बच्चे, शेर के बच्चों के साथ, क्रीडति स्म खेला करता था। ये देखिए क्रीडति, ये वर्तमान का लट लकार की क्रिया है और इसमें ये स्म अव्यय जैसे ही लगा तो ये भूतकाल में बदल, मतलब भूतकाल का अर्थ देती है, माने निरंतरता में, जैसे यूज्ड टू गो, यूज्ड टू प्ले, खेला करता था, खेलता नहीं था, खेला करता था, सिंह शावकों के साथ खेला करता था। एकदा सः एकस्य सिंह शावकस्य मुखम उदघाटयत्, उदघाटयत्, एक बार उसने एक शेर के बच्चे का मुंह खोला, अवदच्च और कहा, जृंभस्व सिंह, हे सिंह जृंभस्व जमाई लो, दंतानते गणयिष्यामि, तुम्हारे दांत गिनूंगा, लिट लकार का प्रयोग है भविष्य काल, तुम्हारे दांत गिलूंगा। सिंह शावक अपि जानाति स्म, सिंह शावक भी जानता था, यत् कि भरतः अपि मया सदृशः शिशुः अस्ति, भरत भी मेरे समान ही शिशु अस्ति, शिशु है, बच्चा है, मया सह च क्रीडति और मेरे साथ खेल रहा है, अतः सह भरताय न अक्रुध्यत, इसलिए उसने भरत पर क्रोध नहीं किया, न च आक्राम्यत और आक्रमण भी नहीं किया। तत्र तापसीभ्याम निषिद्धः, वहां तापसीभ्याम, यहाँ देखिए द्विवचन लगा है, मतलब दो तापसियों के द्वारा, दो तपस्विनियों के द्वारा, निषिद्ध अपि भरतः कथयति स्म, रोका गया भरत भी, माने रोके जाने पर भी भरत ने कहा, नाहम सिंहात बिभेमि, कथयति स्म माने कहा करता था, नाहम सिंहात बिभेमि, मैं शेर से नहीं डरता हूं। इत्थम आसीत सह निर्भय वीरः भरतः च, ऐसा था वह निर्भय और वीर भरत। भरतस्य अभिधानेन एव अस्माकं देशस्य आर्यावर्तस्य नाम भारतम अभवत्। भरत के अभिधानेन एव, भरत के नाम से ही, अस्माकं देशस्य हमारे देश, आर्यावर्तस्य नाम, आर्यावर्त का नाम, भारतम अभवत् भारत हुआ। मतलब पहले जो हमारा देश था उसका नाम आर्यावर्त था, फिर ये भरत नाम के जो चक्रवर्ती सम्राट हुए उनके नाम से हमारे देश का नाम भरत में अण प्रत्यय लगाकर भारतम ऐसा हुआ। देखिए ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश का अर्थ तो मैंने बता दिया इसलिए आपने जान लिया, पर जरूरी नहीं है कि आपको अर्थ समझ में आ ही जाए। पर ये चूंकि अपठित गद्यांश है तो ऐसा भी होगा, हो सकता है कि पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद आपको वो गद्यांश समझ में ना आए या थोड़ा बहुत समझ में आए, कुछ कुछ शब्दों का अर्थ आपको समझ में न आए, तो भी बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक्स और ऐसी टेक्निक्स बताने जा रही हूं कि अर्थ समझ में न आने के बावजूद आप इस गद्यांश के नीचे लिखे हुए प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपठितावबोधनम का प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरत। तो देखिए एक पदेन उत्तरत, यहां पर इस गद्यांश के नीचे ये पहला प्रश्न छपा हुआ है कि एक पद में आप उत्तर दीजिए और लिखा हुआ है केवलम प्रश्नद्वयम, आपको केवल 2 प्रश्न करना है, एक एक नंबर के 2 प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न पूछा निर्भयः वीरः च कः आसीत। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी कि यहाँ आपको एक पद में उत्तर देना है, मतलब एक ही शब्द लिखना है, पूरा प्रश्न
पूरा उत्तर आपको नहीं लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि निर्भयः वीरः च कः आसीत्, तो निर्भयः, वीरः और आसीत् ये 3 शब्द जहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं वहीं पर इस कह का उत्तर आपको मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि देखिए आसीत सह निर्भयः वीरः, ये देखिए एक नया शब्द यहां पर है भरतः। कह, इसका उत्तर मिला यहां हमें भरतः। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि देखिए जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग में ये प्रश्न होगा कह, उसका उत्तर भी उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में मिलेगा भरतः। अब देखिए यहां दूसरा प्रश्न बन रहा है तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भरतः। तो आप वहां पर लिख देंगे भरतः, ये उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न है भरतः कैः सह क्रीडति स्म। अब देखिए यहां क्रीडति स्म और भरतः, जिस मतलब आपको अर्थ अगर समझ में नहीं भी आया है तो जिस वाक्य में ये सारे शब्द आपको मिलेंगे वहीं पर इसका उत्तर मिलेगा। और वो उत्तर किस विभक्ति और किस वचन और किस लिंग में होगा, ये देखिए कैः, ये किम शब्द पुल्लिंग तृतीया का एक वचन है तो वहां पर भी हमको कई बहुवचन है तो वहां पर भी हमें ऐसा ही विभक्ति वचन और लिंग वाला शब्द बनेगा। तो हम देखते हैं कि क्रीडति स्म कहां मिल रहा है। तो देखिए ये हमें मिल गया क्रीडति स्म, भरतः क्रीडति स्म। अब देखिए कई ही, ये प्रश्न है ना, तो ये उसका उत्तर नहीं हो सकता, ये उसका उत्तर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इस प्रश्न वाचक शब्द में जो विभक्ति, जो वचन और जो लिंग लगा है उसी विभक्ति और उसी वचन और उसी लिंग से युक्त जो शब्द होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो देखिए यहां पर हमें दिख रहा है सिंह शावकैः, कैः, तो उत्तर मिला सिंह शावकैः। और हम इस प्रश्न का यहाँ पर एक पद में हम ये उत्तर लिखेंगे सिंह शावकैः। कैः क्रीडति स्म, वो किनके साथ खेल रहा था, वो सिंह शावकैः क्रीडति स्म, वो शेर के बच्चों के साथ खेला करता था। अगला प्रश्न है भरतस्य मातुः नाम किम आसीत्। ये तो बड़ा सरल सा प्रश्न है कि भरत की माता का नाम क्या था। अब यहां पर ऐसा भरतस्य मातुः नाम शकुंतला आसीत् ऐसा आपको उत्तर नहीं मिलेगा। इस कहानी के आधार पर आपको जानना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि एक दुष्यंत नाम का राजा था, उसकी शकुंतला नाम की पत्नी थी और उसके पुत्र का नाम भरत था। उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भरत था। तो इसका मतलब कि भरत की माता कौन हुई, शकुंतला। तो ये कौशल के प्रश्न होते हैं, यहाँ आपको डायरेक्ट उत्तर नहीं मिल रहा है। यहाँ एक आध प्रश्न ऐसा होगा जिसमें आपको दिमाग लगाकर उत्तर देना होगा। तो यहाँ पूछ रहे हैं भरतस्य मातुः नाम किम आसीत्, तो हमें यहाँ उत्तर मिल रहा है कि भरत की माता का नाम शकुंतला था। और यहाँ एक पद में हम इसका उत्तर लिखेंगे शकुंतला। और ये आपके एक पदेन के सारे प्रश्न इस तरह से हल हो जाएंगे। देखिए यहां पर कह प्रश्न था तो उत्तर हमें मिला भरतः। कह प्रथमा विभक्ति, पुल्लिंग एक वचन है, तो भरतः उत्तर जो मिला वो भी प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग का एक वचन है। और कैः ये तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रश्न था तो हमको इसका उत्तर भी मिला सिंह शावकैः। और इसी तरह ये जो प्रश्न है किम, ये अव्यय था और इसका उत्तर हमें ढूंढना पड़ा था। तो इस तरह से हम दिमाग लगाकर अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं ब। ये आपके सामने दूसरा प्रश्न आ गया, ब नहीं है, यहाँ पर आ है ना। आ प्रश्न कह रहा है पूर्ण वाक्येन लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए और आपको हल करना है केवल 2 प्रश्न। भरतः सिंह शावकम किम अवदत्। अब देखिए किम अवदत्, यहां पर भी किम कथयति, क्या कहता था, क्या बोलता था। अब यहां पर हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना है, हम तो देखेंगे उसने क्या बोला।
क्या बोला, क्या कहा, जब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें वही वाला वाक्य ढूंढना है। तो देखिए, भरतः सिंह शावकम अवदत्, ये हमें देखना है। सिंह शावकस्य मुखम उद्घाटयत और अवदच्च, मैंने सिंह शावक का मुंह खोला और बोला, मैंने सिंह शावक से बोला। और फिर हमें ये वाली पूरी लाइन, पूरी की पूरी पंक्ति हमें लिख देना है ना, पूरा वाक्य हमें लिखना है। कहां से कहां तक? एक इन्वर्टेड कॉमा से दूसरे इन्वर्टेड कॉमा तक जितना भी वाक्य लिखा हो वो हमें पूरा लिखना है। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न आया कि भरत ने सिंह शावक से क्या कहा? तो भरतः सह अवदत्, उसने कहा। तो आप पहले तो ये पूरा लिखेंगे, भरतः सिंह शावकम अवदत्, किम हटा देंगे केवल, और फिर यहां लगा देंगे यत। भरत ने सिंह शावक से कहा कि, फिर एक डैश लगाएंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत आप वो पूरा वाक्य उतार देंगे जो भरत ने सिंह शावक से कहा था। उसमें से आपको कुछ भी काट छांट नहीं करना है। तो क्या लिखेंगे आप? ये वाला पूरा वाक्य आप वहां पर लिख देंगे कि अवदत् यत् जृंभस्व सिंह दंतानते गणयिष्यामि, हे सिंह जृंभस्व जमाई लो, तुम्हारे दांत गिनूंगा। इसी तरह इसी तरह का ये प्रश्न है किम कथयति वाला तीसरा, इसको हम पहले करते हैं कि भरत ने दो तपस्विनियों से क्या कहा। किम कथयति स्म, ये देखिए कथयति स्म, भरतः कथयति स्म ना हम सिंहात बिभेमि। देखिए यहां पर भी ये मिसप्रिंट है, यहां भी ये इन्वर्टेड कॉमा में वाक्य होना चाहिए था। आपके प्रश्न पत्र में इन्वर्टेड कॉमा में होगा, तो हमें क्या करना है? वैसे ही करना है, ये केवल किम हटाना है। किम को हमने हटा दिया और लिखेंगे भरतः तापस्यो कथयति स्म, और फिर हम लगाएंगे कि यत्, यत् एक डैश लगाएंगे और फिर ये का ये पूरा वाक्य हम यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के साथ उतार देंगे, ऐसा करके कि ना हम सिंहात विभेमी, विभेमी पूर्ण विराम और दो इन्वर्टेड कॉमा, ऐसे यहां पर जृंभस्व करके ये पूरा वाक्य उतारेंगे, गणयिष्यामि और पूर्ण विराम लगा के इस इन्वर्टेड कॉमा को बंद करेंगे। इस तरह से यदि आप प्रश्न के उत्तर लिखते हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। और ये जो टेक्निक मैंने बताई, इसके लिए आपको ये अनुच्छेद का अर्थ समझना भी बहुत जरूरी नहीं है। आपको जितना अर्थ समझ में आता है उतना आप समझिए, पर आपको अर्थ समझ में नहीं भी आता है कि उसने क्या कहा, आपको समझ में नहीं आया, पर आपको इन्वर्टेड कॉमा में दिख तो रहा है कि ये कहा, तो आप उसको पूरा का पूरा उतार दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, ये दूसरा हमने जो छोड़ दिया था इसको देखिए कि सिंह शावकः भरताय किमर्थम न अक्रुध्यत न च आक्राम्यत, कि सिंह शावक ने भरत पर क्यों क्रोध नहीं किया और उस पर क्यों आक्रमण नहीं किया। तो ये अतः करके उत्तर आएगा। तो ये देखिए यहां पर अतः करके उत्तर है, क्यों? इसलिए। तो इसका मतलब कि बड़ा उत्तर बनेगा इसका। तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि ये जो प्रश्न आ रहा है जिस वाक्य में, ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये इतना बड़ा वाक्य है, तो हम इस पूरे वाक्य को उतार देंगे। वो पूछ रहे हैं सिंह शावक ने भरत पर क्यों क्रोध नहीं किया और उस पर क्यों आक्रमण नहीं किया। तो ये इसका उत्तर है कि सिंह शावक भी जानता था कि भरत भी मेरे जैसा ही बच्चा है और मेरे साथ खेल रहा है, इसलिए उसने भरत पर न तो क्रोध किया और न आक्रमण किया। इतना बड़ा उत्तर हमें लिखना है, पर हमें अपने मन से तो लिखना ही नहीं है, हमें बस ये वाला उत्तर यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा उत्तर हमें अपनी कॉपी में उतार देना है। इतना बड़ा उत्तर इसका बनेगा, पर ये बड़ा उत्तर भले ही हो, ये आपको बनाना नहीं है, इसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होने का सवाल नहीं है, क्योंकि आपको देख देख के लिखना है। बस लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो अशुद्ध नहीं होना चाहिए, उत्तर शुद्ध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध शुद्ध आप जैसा लिखा है वैसा का वैसा अगर आप उतारेंगे तो आपको पूरे के पूरे 2 में से 2 अंक मिलेंगे। अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 में से 2 अंक मिलेंगे, और दूसरी बोर्ड की परीक्षाओं में अगर 1 नंबर का प्रश्न है तो 1 में से 1
पूरा अंक मिलेगा। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि 6 अंक कमाना बिल्कुल सरल था और हमने बड़ी आसानी से 6 में से 6 अंक प्राप्त कर लिए। अब हम अगला देखते हैं, शीर्षक का प्रश्न। हाँ, तो देखिए अब इसका अगला प्रश्न देखिए कि इस अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। ये आ और ई, ये अब तीसरा प्रश्न आया है कि इस अनुच्छेद के लिए एक उपयुक्त शीर्षक संस्कृत में लिखो। अब ये पूरा अनुच्छेद पढ़ने के बाद हमको लग रहा है कि ये सारा का सारा अनुच्छेद तो उस भरत पे है। वो भरत कैसा है? वो वीर है। वो भरत कैसा है? वो निर्भय है। तो यहाँ पर 2 शीर्षक बन सकते हैं, वीरः भरतः, उसकी वीरता का किस्सा है, या निर्भयः भरतः, या केवल भरतः, है ना। हम यहाँ पर अभी मान लो हमने एक शीर्षक लिया वीरः भरतः, या फिर वीरः की जगह हम लिख सकते हैं निर्भयः भरतः, या केवल भरतः। देखिए शीर्षक केवल एक नहीं होता, उस अनुच्छेद से संबंधित आप अगर कोई शीर्षक बना रहे हैं तो वो अलग अलग शीर्षक अलग अलग छात्रों की भी हो सकते हैं। अगर वो अनुच्छेद से संबंधित है और उपयुक्त है तो उस पर पूर्ण अंक मिलते हैं। अब आइए, अब हम भाषिक कार्य के प्रश्नों को देखते हैं। ये देखिए ई प्रश्न है। मैंने आपको बोला था कि 3 प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पात्मक होते हैं, जिनमें 4 विकल्प दिए होते हैं और हमको 4 विकल्पों में से एक उचित विकल्प का चयन करना होता है। तो पहला प्रश्न देखिए, इत्थम आसीत सह निर्भयः वीरः भरतः अत्र किम क्रियापदम। मैंने आपको बताया था कि कर्तृ क्रियापद चयनम माने कर्ता पद ढूंढना और क्रियापद ढूंढना माने कर्ता पद और क्रियापद का चयन करना, इस पर एक प्रश्न आता है। तो यहाँ पर क्रियापद ढूंढ रहे हैं और आपको मालूम है कि क्रियाएं जो है धातु से बनती है। तो देखिए यहाँ तो साफ साफ दिख रही है आसीत, पर अगर आपको पहचान नहीं हो पा रही है क्रिया की तो आप एक शब्द देखिए। देखिए इत्थम ये अव्यय है, ये क्रिया नहीं हो सकती। ये सह सर्वनाम है, ये क्रिया नहीं हो सकती। ये निर्भय और ये वीर दोनों विशेषण है, ये क्रिया नहीं हो सकती। ये भरतः संज्ञा पद है, ये भी क्रिया नहीं हो सकता। क्रिया वो पद है जिससे किसी काम का होना पाया जाए, करना या होना। तो ये अस धातु है और अस धातु से बनी है, आसीत पद बना है, तो ये आसीत क्रिया है। तो ये इत्थम भी नहीं, निर्भय भी नहीं, वीरः भी नहीं, और यहाँ पर ये पद होगा आसीत। ये आपका सही उत्तर होगा। अब यहाँ इसके ठीक उल्टा भी पूछ सकते थे कि इत्थम आसीत सह निर्भयः वीरः भरतः अत्र किम कर्तृपदम। यहाँ पर कर्तृपदम किम, यहाँ पर कर्ता कौन है। तब फिर वही स्थिति है। देखिए ये विशेषण है, ये विशेषण है, ये सर्वनाम है, ये इत्थम जो है अव्यय है। हालांकि सह भी कर्ता है, पर अगर यहाँ पर भरत शब्द नहीं होता तो हम सह को कर्ता लिखते, पर यहाँ पर ये संज्ञा शब्द है भरतः, तो फिर इसका कर्ता होता भरतः और इसकी क्रिया है आसीत। देखिए इसको हम मिटाते हैं और फिर से देखते हैं। तो ये क्रियापद कौन सा होगा? क्रियापद होगा हमारा आसीत, और अगर कर्ता पूछा होता तो कर्ता होता भरतः। चलिए अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, सदृशः इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। सदृशः इस विशेषण पद का विशेष्य पद कौन सा है। अब देखिए विशेषण और विशेष्य ढूंढने के 2 तरीके। एक सामान्य तरीका है कि जो विभक्ति, जो वचन और जो लिंग विशेष्य में होता है, वही विभक्ति, वही वचन और वही लिंग उसके विशेषण में भी होता है। तो इस तरह से हम उसी विभक्ति वचन का शब्द ढूंढ सकते हैं। पर यहाँ देखिए सदृशः, नृपः, निर्भयः, वीरः, शिशुः, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे ही शब्द पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। तो यहाँ पर ये कौशल का प्रश्न है। कौशल के जो प्रश्न होते हैं वो मेरिट बनाते हैं और ये कंफ्यूजन उत्पन्न कर रहा है, भ्रमित कर रहा है हमें कि इनमें से हम किसको विशेष पद चुने।
तो अब विशेषण विशेष्य ढूंढने का एक और तरीका है, एक ट्रिक है, वो मैं आपको यहां पर बता रही हूं कि कौन और कैसा, इन दो शब्दों को आप याद कर लीजिए, कौन और कैसा। अब इस कैसा के उत्तर में जो आए वो विशेषण, और कौन के उत्तर में जो हमें शब्द मिले वो विशेष्य। तो यहां पर देखिए, हम यहां पहले ढूंढते हैं कि सदृश शब्द कहां आया है, तो यह हमें यहां दिख रहा है कि मया सदृशः शिशुः अस्ति, भरतः अपि मया सदृशः शिशुः अस्ति। तो मया सदृशः, मेरे जैसा कौन, ये सदृश शब्द आया ना, मेरे जैसा कौन, तो कौन के उत्तर में ये भरत भी मेरे जैसा शिशु है, तो मेरे जैसा शिशु, ये शिशु आया विशेष्य। एक चीज और है यहां पर, भरत भी विशेष हो सकता था, भरत लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। और अगर यहां शिशु लिखा होता और पूछते कि इसका विशेषण, तो हम पूछते कैसा शिशु, तो मया सदृश शिशु, मेरे जैसा शिशु। ये मया सदृश पूरा बनेगा एक्चुअली विशेषण। कैसा शिशु, मेरे जैसा शिशु, मेरे जैसा कौन, शिशु। तो जब हमें कौन पूछेंगे तो हमें विशेष्य पद मिलेगा, और कैसा पूछेंगे तो हमें विशेषण पद मिलेगा। तो अगर शिशु लिखा है तो हम कहेंगे कैसा शिशु, मया सदृश शिशु, तो ये विशेषण हो गया। अगर मया सदृश लिखा है तो हम पूछेंगे मया सदृश कौन, तो मया सदृश शिशु, तो ये शिशु विशेष हो गया। आशा है आप लोगों को यह तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में वो पूछ रहे हैं कि नृपाः इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांशे किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। कि नृपाः, नृप का मतलब होता है राजा, तो नृपाः इस पद के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द इस गद्यांश में प्रयुक्त किया गया है, राजा के लिए कौन सा पर्यायवाची प्रयुक्त किया गया है। तो हम देखते हैं कि इस गद्यांश का सबसे पहला जो वाक्य है उसी में राजा के लिए एक पर्यायवाची आया है कि पुरा अस्माकं देशे बहवः प्रसिद्धा राजानः अभवन्, बहुत सारे राजा हुए, राजा राजानो राजानः, ऐसे रूप चलते हैं। तो नृपः नृपौ नृपाः, नृपाः का पर्यायवाची राजानः। तो यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए सिंह शावकः दंतान राजानः और प्रसिद्धा, इसमें से ये राजानः सही उत्तर है और ये नृपाः का पर्यायवाची है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, गणयिष्यामि, गणयिष्यामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम भवेत्। गणयिष्यामि इस क्रियापद का कर्तृपद कौन होगा, माने कर्ता कौन होगा। यहाँ पर देखो कर्तृ क्रिया अन्विति पे यह प्रश्न है। हमने जो भाषिक तत्वों पर देखा था कि भाषिक कार्य के अंतर्गत जो तत्व थे जिन पे प्रश्न पूछे जाने थे वो थे वाक्य कर्तृ क्रिया पद चयनम, ये हमने कर लिया। यहाँ पर कर्तृ क्रिया अन्विति माने कर्ता और क्रिया की अन्विति, माने किस क्रिया के साथ कौन सा कर्ता जाएगा और किस कर्ता के साथ कौन सी क्रिया जाएगी, ये हमें मालूम होना चाहिए। और इस पर 1 अंक का प्रश्न आता है। और हमने विशेषण विशेष चयन का प्रश्न भी देख लिया और पर्याय विलोम पद का भी प्रश्न देख लिया। अब ये जो चौथा प्रश्न है ये इस तत्व पर आधारित है, कर्तृ क्रिया अन्विति। माने हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा कर्ता किस क्रिया के साथ जाएगा। यहां हम देखते हैं कि जो गणयिष्यामि क्रिया है ये लृट लकार की उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। इसका मतलब इसका जो कर्ता होगा वो उत्तम पुरुष एक वचन का ही होगा। तो देखिए ये सह प्रथम पुरुष एक वचन है, ये ते प्रथम पुरुष बहुवचन है, ये दोनों ही कर्ता इस गमिष्यामि क्रिया के साथ नहीं जा सकते। और ये दंतान तो द्वितीया का बहुवचन है, ये तो कर्ता है ही नहीं, इसलिए तीनों शब्द यहाँ पर अनुपयुक्त है। तो गमिष्यामि के साथ ये अहम शब्द ही जाएगा, क्योंकि अहम शब्द उत्तम पुरुष का एक वचन है, अहम आवाम वयम। और गमिष्यामि पद जो है वो भी लृट लकार, गणेश्यामि लृट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन का पद है, इसलिए अहम गणेश्यामि यही सही है। तो गणेश्यामि इसका कर्तृपद
अहम होगा। जैसे अहम पठिष्यामि, अहम गमिष्यामि, अहम धाविष्यामि, वैसे ही अहम गणयिष्यामि। इस तरह से इन भाषिक तत्वों के अंतर्गत, भाषिक कार्य के अंतर्गत हमने चारों तरह के प्रश्न जो आते हैं, उन चारों तरह के प्रश्नों को हल करने की विधि भी जानी, और यदि हमें प्रश्न नहीं आता है हमें कुछ अच्छे समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने बहुत सारी ट्रिक्स भी जानी। आशा है कि आपको यह अपठित अनुच्छेद से आधारित जो प्रश्न है वो समझ में आ गए होंगे। इस तरह से हमने प्रश्न पत्र के स्वरूप के अंतर्गत ये जो 4 खंड थे, उसमें से हमने क खंड को आज अच्छी तरह समझ लिया है। अपठितावबोधनम के 10 अंकों के प्रश्नों को। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगले वीडियोस में हम खंड ख, खंड ग और खंड घ पर विचार करेंगे, जिसके अंतर्गत रचनात्मक कार्यम, अनुप्रयुक्त व्याकरणम और पठितावबोधनम के प्रश्नों को हम हल करेंगे। आशा है अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करने का तरीका जानकर आपने अपने 5 से 10 अंक पक्के कर लिए होंगे। बहुत जल्दी मिलेंगे फिर से एक इसी तरह के नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करिए और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी 10 में से 10 और 5 में से 5 अंक ला सकें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।